नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाले लेसन के बारे में एक ही वीडियो के अंदर हमने पूरा लेसन को पढ़ा। यदि पिछले वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आई बटन पर उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आज हम एक नया चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण लेसन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अम्ल, क्षार और लवण दैनिक जीवन में हम जो भी यौगिक काम में लेते हैं वो यौगिक अम्ल, क्षार एवं लवण होते हैं। अधिकतर जो यौगिक हैं अम्ल, क्षार एवं लवण होते हैं। देखिए, अम्ल और क्षार में दोनों में अंतर देख लेते हैं और अंतर के साथ साथ इनकी जो परिभाषाएं हैं वो भी हम देख लेते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और इनका स्वाद कड़वा होता है। ये लिटमस पत्थर को, जो नीला लिटमस पत्थर है, इसको लाल कर देते हैं। ये लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, जबकि क्षार जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। ये प्रोटॉन दाता होते हैं और ये प्रोटॉन ग्राही होते हैं। जो ब्रांस्टेड-लोरी की अवधारणा है उसके अनुसार ये इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन दाता होता लगाने वाले पदार्थों को सूचक कहा जाता है। सूचक दो प्रकार के हो सकते हैं, प्राकृतिक सूचक और दूसरा है कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जिसमें लिटमस पत्थर है, हल्दी, प्याज, लौंग, तेल, ये गंधीय सूचक हैं। गुड़हल का पुष्प, ये सभी प्राकृतिक सूचक हैं। कृत्रिम सूचक में मेथिल, ऑरेंज, फिनोल्फ्थालीन, ये कृत्रिम सूचक हैं। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम। क्षारक के उदाहरण NaOH, KOH, ये प्रबल क्षारक हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये दुर्बल क्षार है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा कहा जाता है, ये भी क्षार है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्षार है। तो इस प्रकार क्षारक के ये उदाहरण हैं। अम्ल को भी दो वर्गों में हम विभाजित कर सकते हैं, प्राकृतिक अम्ल और दूसरा है कृत्रिम अम्ल। प्राकृतिक अम्ल जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे नींबू में सिट्रिक अम्ल, दूध में लैक्टिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, चिट्टी के डंक में मेथेनोइक अम्ल, चिट्टी में फार्मिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड और सेब में मेलिक अम्ल। इसी प्रकार कृत्रिम जो अम्ल हैं HCl, H2SO4, HNO3, ये तीनों जो अम्ल हैं ये प्रबल अम्ल भी हैं। और इसके अलावा अन्य अम्ल ये भी हैं जो H2CO3 और CH3COOH, ये दुर्बल अम्ल हैं। अब हम अम्ल एवं क्षारक के कुछ रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। पहली अभिक्रिया है धातु से क्रिया। देखो, अम्ल और क्षारक दोनों ही धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। मतलब अम्ल धातु और अम्ल धातु लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे ये उदाहरण है Zn, ये धातु है, और H2SO4 ये अम्ल है। दोनों क्रिया करके ZnSO4 और ये हाइड्रोजन गैस देते हैं। इसी प्रकार क्षारक भी धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे धातु प्लस क्षारक, धातु लवण और हाइड्रोजन गैस। Zn और NaOH जो क्षारक है, Na2ZnO2 यानी सोडियम जिंकेट का निर्माण करते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब इसके लिए हम एक क्रियाकलाप भी कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम एक पात्र लेते हैं और उसमें धागे की सहायता से एक परखनली लगा देते हैं। परखनली में H2SO4 अम्ल लेते हैं। अब पात्र में जिंक के दानेदार टुकड़े लेते हैं। अब परखनली के धागे को काटते हैं। हम देखते हैं कि H2SO4 जिंक में मिलने से गैस उत्पन्न होती है। अब इस गैस को एक प्रवाह नली के द्वारा साबुन के विलयन में प्रवाहित करते हैं। हम देखते हैं कि साबुन के विलयन में बुलबुले बनते हैं। अब एक मोमबत्ती को बुलबुले के पास लेकर जाते हैं तो वह फटफट की ध्वनि उत्पन्न होती है। इससे स्पष्ट होता है कि जो गैस बन रही है वो हाइड्रोजन गैस है। इससे स्पष्ट है कि धातु क्षारक के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्ल के साथ क्रिया करने पर भी धातु हाइड्रोजन गैस ही देते हैं। तो ये इस क्रियाकलाप का चित्र है। ये आपने एक फ्लास्क लिया है और इस फ्लास्क के अंदर हमने दानेदार जिंक के टुकड़े डाल दिए हैं और ये जो परखनली है, इस परखनली के अंदर H2SO4 भरकर इसको धागे से बांध देते हैं। और ये प्रवाह नली है। इस प्रवाह नली का जो दूसरा सिरा है, ये सिरा ये इस पात्र के अंदर जिसमें साबुन का विलयन भरा हुआ है, इसमें डूबा हुआ है। जैसे ही इस धागे को नीचे करते हैं या जो परखनली में जो H2SO4 डला हुआ है वो इस जिंक में डाला जाता है तो गैस उत्पन्न होती है जो इस प्रवाह नली की सहायता से साबुन के विलयन में
जाएगी और साबुन के विलयन से ये बुलबुलों का निर्माण कर देगी, जिससे बुलबुले हाइड्रोजन गैस के होने के कारण हाइड्रोजन गैस हल्की है, इसलिए बुलबुले इस साबुन के पानी से बाहर आते हैं। अब जो बाहर निकले हुए जो बुलबुले हैं, उन बुलबुलों के पास जलती हुई मोमबत्ती लेकर आते हैं, तो ये फटफट की ध्वनि के साथ जलते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो बनने वाली गैस है वो हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील गैस होती है और विस्फोटक गैस भी है, इसलिए ये फटफट की जो ध्वनि है वो उत्पन्न होती है। अम्ल व क्षारक से क्रिया, मतलब अम्ल और क्षारक परस्पर क्रिया करते हैं तो क्या होता है। देखो, अम्ल और क्षारक परस्पर क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये HCl और ये NaOH, मतलब HCl अम्ल है और NaOH क्षारक है, दोनों परस्पर क्रिया करते हैं तो लवण NaCl और जल H2O का निर्माण करते हैं। अतः अम्ल क्षारक परस्पर क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इस क्रिया को ही हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से क्रिया, मतलब अम्ल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है। अम्ल अगर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से क्रिया करते हैं तो CO2 गैस उत्पन्न होती है। जैसे Na2CO3 ये कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, और ये HCl NaCl CO2 और जल बनाते हैं, मतलब CO2 गैस निकल रही है। इसी प्रकार NaSCO3 प्लस HCl ये NaCl और CO2 गैस और साथ में H2O। अम्लों की क्रिया कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट से करवाने पर CO2 गैस उत्पन्न होती है। इस गैस को, मतलब CO2 गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो इससे हम CO2 की जांच भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि जो चूने का पानी होता है, उस चूने के पानी में अगर हम CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो उस चूने का पानी है वो दूधिया जैसा बन जाता है। जैसे ये चूने का पानी है CaOH2, इसमें CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण उसका जो रंग दूधिया हो जाता है। और साथ यदि अधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो जल में विलेय कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। मतलब यदि हम ज़्यादा मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करें चूने के पानी में तो कैल्शियम कार्बोनेट जो CO है, ये दोनों परस्पर क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन बना लेंगे। अम्लों के साथ धातु ऑक्साइडों की क्रिया, मतलब अम्ल धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके क्या बनाते हैं। देखिए, अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करते हैं तो जल और लवण बनाते हैं। मतलब यहाँ पर जो अम्ल है ये धातु ऑक्साइड से क्रिया करते हैं तो जल और लवण बनते हैं। और हमने ऊपर देखा था अगर अम्ल और क्षारक दोनों परस्पर क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, जो कि हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया में देखा था। तो ये अभिक्रिया भी उदासीनीकरण अभिक्रिया हो सकती है। क्यों? क्योंकि इधर लवण जो जल और लवण दोनों बन रहे हैं और ये अम्ल है, तो ये जो धातु ऑक्साइड है ये जब क्षारक होगा तभी तो ये जल और लवण बनेंगे। तो धातु ऑक्साइडों की जो प्रकृति है वो क्षारीय होती है। इसी प्रकार देखिए, ये HCl है, अम्ल है, और ZnO ये धातु ऑक्साइड है, ये जल बना रहे हैं, और ये ZnCl2 एक लवण है। तो ऑक्साइडों की क्षारक से क्रिया करवाएं तो भी उसी प्रकार से अभिक्रिया होती है। अधातु ऑक्साइड क्षारकों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। मतलब जो अधातु ऑक्साइडों की क्षारकों से क्रिया करवाएं तो भी लवण और जल ही बनते हैं। जैसे ये सल्फर डाइऑक्साइड अधातु ऑक्साइड है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये क्षारक है, तो अब भी जल और लवण बनते हैं। इसी प्रकार जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है ये क्षारक है और कार्बन डाइऑक्साइड ये अम्ल है। ये दोनों क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करते हैं। मतलब यहाँ पर हमने जो अधातु ऑक्साइड लिया है, अधातु ऑक्साइड क्षारकों से क्रिया करते हैं तो लवण और जल बना रहे हैं। तो जो अधातु ऑक्साइड है, अधातु ऑक्साइड अगर क्षारक से क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनते हैं। तो अधातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या हो गई? अम्लीय हो गई। तो अधातु ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय होती है क्योंकि अम्ल और क्षारक क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अम्ल, क्षारक व लवण में विद्युत का चालन, मतलब अम्ल, क्षार और लवण में विद्युत का चालन होता है या नहीं होता है, इसका एक क्रियाकलाप भी हम कर सकते हैं। अम्ल, क्षारक व लवण के जलीय विलयन में यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है या प्रवाहित होती है, क्योंकि इनमें H+ आयन तथा OH आयन उत्पन्न होते हैं, जबकि ग्लूकोज, एल्कोहल के जो विलयन है या इनके जलीय विलयन है ग्लूकोज और एल्कोहल के, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती क्योंकि ये आयनों में वियोजित नहीं होते। अब एक क्रियाकलाप देखते हैं।
देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक पात्र लेकर उसमें प्लास्टिक के एक ढक्कन को उल्टा रखते हैं। अब इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। इन इलेक्ट्रोडों को बैटरी व स्विच और बल्ब से जोड़ देते हैं। अब पात्र में आसूत जल डालते हैं तथा इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। हम देखते हैं कि बल्ब नहीं जलता है। अब इसमें कुछ मात्रा में ग्लूकोज डालते हैं तथा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, अब भी बल्ब नहीं जलता। अब इसमें कुछ मात्रा में एल्कोहल डालते हैं, तब भी बल्ब नहीं जलता। इस स्थिति में भी बल्ब नहीं जला, इसका मतलब ये जो उपरोक्त हमने जो भी लिया है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। इसके बाद हम अम्ल डालते हैं तथा स्विच को चालू करते हैं। हम देखते हैं कि अब की बार बल्ब जलने लगता है। इसी प्रकार ये क्रिया क्षारक, लवण इनके साथ भी हम करते हैं तो बल्ब जलने लगता है, क्योंकि ये अम्ल, क्षार और लवण जल में आयन देते हैं, जबकि ग्लूकोज और एल्कोहल ये जल के अंदर आयन नहीं देते हैं। तरह यहाँ पर एक पात्र लिया है हमने और ये एक ढक्कन लिया है हमने, और इस ढक्कन पर कुछ दूरी पर हमने 2 इलेक्ट्रोड लगाए हैं और दोनों इलेक्ट्रोडों को हम जो बैटरी है और स्विच है और ये जो बल्ब है इससे जोड़ दिया है। अब इसके अंदर हमने जो आसूत जल डाला है, आसूत जल डालने के बाद स्विच को चालू करते हैं तो बल्ब नहीं जला है। और फिर हम इसमें बारी बारी से एल्कोहल, ग्लूकोज ये डालते हैं तो भी बल्ब नहीं जलता है। और फिर हम अम्ल की 2-4 बूंद डालते हैं तो बल्ब जलने लगता है, या इसमें क्षारक की डालें तो भी जलेगा और लवण की डालें तो भी जलेगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो अम्ल, क्षार और लवण है ये जलीय विलयन के अंदर आयनित हो जाते हैं, जिससे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। देखिए किस प्रकार ये आयनित होते हैं। HCl है ये H+ और Cl- में, और NaOH है Na+ और OH- में, NaCl है Na और Cl- में, ये वियोजित हो जाता है। अब जल से क्रिया देखिए, अम्ल व क्षारक के सांद्र विलयन जल से क्रिया करके अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। अतः जल में सांद्र अम्ल व क्षारक मिलाते समय सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि जो अम्ल और क्षारक हैं अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करेंगे जब उसमें जल डालेंगे। अब जो प्रबल अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं और प्रबल क्षार क्या होते हैं, और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार क्या होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बना रखी है, आसानी से जो H+ आयन देंगे वो प्रबल अम्ल होंगे, और जो आसानी से OH आयन वो प्रबल क्षारक होंगे। जो आसानी से OH- आयन नहीं देंगे वो दुर्बल क्षारक होंगे। तो इस प्रकार हम प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक की परिभाषा लिख सकते हैं। अब अगला पॉइंट है pH। देखो, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता की ऋणात्मक लघुगणना को pH कहते हैं। जैसे pH बराबर -log H+, जो ये बड़ा ब्रैकेट है ये हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर P का मतलब होता है पुषांश या शक्ति, और H का मतलब होता है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता है ये। pH स्केल है वो सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक है, उसने ये दिया था। और ये pH स्केल क्या होता है, किसी भी विलयन की अम्लता और क्षारकता ज्ञात करने वाले जो पैमाना होता है उसको pH कहते हैं। pH जो स्केल होता है उसका जो परास होती है 0 से लेके 14 तक होती है, और जो मध्य होता है इसका मध्य भाग जिस पर pH मान 7 होता है, ये उदासीन विलयन के लिए है। और ये जो एक रेखा खींची गई है जिसमें ये H+ आयन है, जैसे जैसे इधर की ओर चलेंगे तो H+ आयनों की सांद्रता घटती जाएगी और OH- आयनों की सांद्रता बढ़ती जाएगी। मतलब इस जो बीच वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट के इधर जब चलेंगे तो क्षारकता बढ़ने लगती है, और इधर जाएंगे तो अम्लता बढ़ने लगती है। मतलब अम्लता कब बढ़ेगी, जब इसमें H+ आयनों की सांद्रता ज़्यादा होगी, और क्षारकता कब बढ़ेगी, जब OH- आयनों की सांद्रता बढ़ेगी। तो 7 से कम होते हैं वो अम्ल होते हैं, और 7 से ज़्यादा होते हैं वो क्षारक होते हैं। इसका जो परास है pH स्केल का 0 से 14 तक होता है। आसूत जल, वर्षा का जल और साधारण लवण है उसका pH मान है वो 7 होता है। इसी प्रकार जो उदासीन विलयन का pH मान भी 7 होता है। अब जो दैनिक जीवन में pH है इसका क्या महत्व है वो हम देख लेते हैं। दैनिक जीवन में pH के महत्व, पहला है पौधे एवं जंतुओं की संवेदनशीलता। तो जीवाश्म ईंधन के विभिन्न गैसें बनती हैं जो वर्षा के जल से क्रिया करके अम्ल बनाती है, जिसे वर्षा के जल का pH मान है वो 5.6 से कम हो जाता है। इससे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा पेड़ पौधे और जंतु दोनों के लिए हानिकारक है, क्योंकि मानव शरीर एक निश्चित pH पर ही कार्य करता है। मानव शरीर का जो pH मान होता है वो लगभग 7 से लेकर 7.8 होता है।
दूसरा है मिट्टी का पीएच। देखो मिट्टी का पीएच भी दैनिक जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो फसल होती है वो एक निश्चित पीएच मान पर ही कार्य करती है। देखिए फसल के अच्छे उत्पादन के लिए मिट्टी के पीएच मान का संतुलन होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पौधे एक निश्चित पीएच मान पर ही वृद्धि करते हैं। यदि मिट्टी अम्लीय है तो उसे क्षारीय प्रकृति की जो CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, वो डाला जाता है, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो डाला जाता है, जिससे मिट्टी उदासीन हो जाती है। जंतु व पेड़ पौधे में पीएच का महत्व होती है। चिट्टी या कीट के काटने पर हमें जलन महसूस होती है, क्योंकि जो चिट्टी होती है, चिट्टी के अंदर मेथेनोइक अम्ल होता है। चिट्टी का जो डंक होता है उसमें मेथेनोइक अम्ल होता है, और इस प्रकार जो नेटल नामक जो पादप है उसमें भी मेथेनोइक अम्ल होता है। उसके संपर्क में आने पर भी जलन महसूस होती है। इन दोनों के उपचार के लिए ही हम कोई भी क्षारीय प्रकृति की जो एंटासेप्टिक क्रीम होती है वो लगा लेते हैं। अगला है आमाशय का पीएच। आमाशय में जठर ग्रंथियां जो होती हैं उनके द्वारा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, जो कि एक प्रबल अम्ल है। HCl भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। आमाशय में भोजन की कमी होने पर HCl की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे एसिडिटी या अम्लता कहते हैं, जिससे पेट में जलन व दर्द होने लगता है। और इसके उपचार के लिए एंटीसिड या एंटासिड काम में ली जाती है, जो दुर्बल प्रकृति की होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये दोनों एंटासिड के रूप में काम में आता है। MgOH2 ये दुर्बल क्षारक है। इसी प्रकार जो बेकिंग सोडा है NaHCO3, ये दोनों एंटासिड के रूप में काम में ली जाती है। दंतशय के अंदर भी पीएच का काफ़ी महत्व है। भोजन खाने के बाद मुख में भोजन के टुकड़े शेष रह जाते हैं। इन टुकड़ों में ग्लूकोज होती है। ग्लूकोज को मुख में उपस्थित जो जीवाणु होते हैं वो अम्ल में बदल देते हैं, जिसके कारण मुख का जो पीएच मान है वो 5.5 से कम हो जाता है। जो दंत वल्क है कैल्शियम फास्फेट से निर्मित होता है, जो अम्ल में घुलनशील है। इस प्रकार दांत का ये जो कठोर आवरण है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, इसे दंतशय कहते हैं। जो दंत वल्क होता है शरीर का सबसे जो कठोर भाग है, कि कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, और इस कैल्शियम फास्फेट की एक खास बात होती है, ये केवल अम्ल में ही घुलता है। तो जो मुख में जो अम्ल बनेगा उस अम्ल से ये कैल्शियम जो फास्फेट है ये घुल जाएगा, और धीरे धीरे जो दांत हैं वो कमज़ोर होने लगेंगे, और ये रोग होता है उसको ही दंतशय रोग कहा जाता है। खाने के बाद मुख को अच्छी तरीके से साफ करना चाहिए, या कोई भी क्षारीय प्रकृति की टूथपेस्ट है वो काम में लेनी चाहिए। लवण क्या होता है? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक दोनों क्रिया करके उदासीन लवण का निर्माण होता है। ये HCl है, प्रबल अम्ल है, और NaOH प्रबल क्षार है। दोनों परस्पर क्रिया करते हैं, NaCl और H2O बनता है। ये जो NaCl बना है ये उदासीन लवण है, जिसका pH मान 7 होता है। इसी प्रकार प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार लिया जाता है, तो जो अम्ल प्राप्त होने वाला है वो अम्लीय लवण प्राप्त होगा। मतलब इधर जो हम प्रबल लेंगे उसी प्रकार का हमें लवण प्राप्त होता है। इसका जो pH मान होगा वो 7 से कम होगा। इसी प्रकार अगर हमने प्रबल क्षारक लिया, यहाँ पर प्रबल क्षारक लिया और जो अम्ल है वो दुर्बल रखा, तो जो लवण प्राप्त होने वाला है वो क्षारीय लवण प्राप्त होगा, जिसका जो pH मान है 7 से ज़्यादा होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप जो इन नोट्सों की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको मैं हर प्रकार की जो साइंस के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे बताऊँगा।